नमस्कार दोस्तों। क्या फाइटर जेट में लगी मिसाइल्स भी समय के साथ अपने आप बेकार हो जाती हैं? एक्सपायरी डेट के बाद इन मिसाइल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? कैसा है अमेरिका का F-36 किंग स्नेक फाइटर जेट जो F-16 से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल्स को ले जा सकता है? क्या एरियल रिफ्यूलर और अवाक्स जेट्स को भी स्टेल्थी बनाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभिनव सोलंकी जी का सवाल है कि क्या फाइटर जेट की मिसाइल्स की भी एक्सपायरी डेट होती है? अगर हां तो एक्सपायर होने के बाद इनका क्या करते हैं? देखिए, मिसाइल्स में कई पार्ट्स होते हैं। इसका ट्रैकिंग रडार, नेविगेशन सिस्टम, वन वे या टू वे कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स समय के साथ डिग्रेड होते जाते हैं। मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन कम होने से हो सकता है कि ये ठीक से काम ना करें। इसकी बैटरीज भी डिग्रेड हो जाती हैं। वॉरहेड या एक्सप्लोसिव भी समय के साथ डिग्रेड होता है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम, इसकी मोटर्स को भी समय समय पर चेक करते रहना पड़ता है। समय के साथ इसके स्ट्रक्चर में फैटिग आकर क्रैक्स भी आ सकते हैं। इन सभी पैरामीटर्स को समय समय पर चेक किया जाता है। एक्चुअल लड़ाई के समय हमारे फाइटर जेट की मिसाइल्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लॉन्च होनी चाहिए और पूरी एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हमारे फाइटर जेट्स की मिसाइल्स पहले दुश्मन के फाइटर जेट पर नहीं लगी तो फिर यह चांस भी काफी बढ़ जाते हैं कि दुश्मन के फाइटर जेट से लॉन्च की गई मिसाइल्स हमारे फाइटर जेट को आकर डिस्ट्रॉय कर दें। एक्चुअल लड़ाई में ऐसा ना हो, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन वाली मिसाइल्स या दूसरे एम्यूनिशंस को फर्स्ट लाइन ऑफ एम्यूनिशन मानते हुए एक्चुअल लड़ाई के लिए सेफ स्टोरेज में रखा जाता है। आपने ज्यादातर फाइटर जेट्स में नोटिस किया होगा कि उनमें कोई मिसाइल नहीं लगाई गई है या कई बार डमी मिसाइल ही लगाई जाती है, जिससे पायलट को उस फाइटर जेट से रिलेटेड क्रिटिकल मैन्यूवर्स की अच्छी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती रहे। जहां लड़ाई शुरू होने की संभावना होती है वहीं पर फाइटर जेट्स एक्चुअल मिसाइल्स को कैरी करते हैं। इन मिसाइल्स की टिपिकल शेल्फ लाइफ 10 से 15 ईयर्स की होती है। इसके बाद इन्हें मेन लाइन एम्यूनिशन कैटेगरी से डाउनग्रेड करके प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले एम्यूनिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन्हीं मिसाइल्स या शेल्स को लॉन्च किया जाता है। एक्चुअल लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए यानी मेन लाइन कैटेगरी के लिए नई मिसाइल्स को खरीद लिया जाता है। दोस्तों, इन मिसाइल्स की कीमत कई मिलियन डॉलर्स तक होती है, इसलिए एक्सपायरी डेट के बाद मेन लाइन कैटेगरी से हटाने पर भी सभी मिसाइल्स को ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इनके कंपोनेंट्स को चेंज करके या नए कंपोनेंट से रिप्लेस करके यानी रिफर्बिश्ड करके भी फाइटर जेट्स में लगाया जाता है। इसके अलावा इन रिफर्बिश्ड मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम में भी लगाया जा सकता है। भारत भी यही काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट से पुरानी रशियन R-73 और R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स को हटा रही है और इन्हें कहीं ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा रेंज वाली स्वदेशी अस्त्रा BVR मिसाइल से रिप्लेस किया जा रहा है। अस्त्रा BVR मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है। जल्दी ही अस्त्रा 2 BVR मिसाइल भी अपने ट्रायल्स को पूरा करके सुखोई जैसे फाइटर जेट्स में लगाई जाएगी। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। भारत अस्त्रा 3 के रूप में थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन वाली एक मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी। दोस्तों, अब इन रशियन मिसाइल्स पर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इसे समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन सिस्टम का नाम दिया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 20 किलोमीटर तक है। यह एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम व इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर भारत को और ज्यादा सिक्योर्ड कैपेबिलिटी वाला एयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, मर्दों के अच्छे बाल उनकी शानदार पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस की पहचान होते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं बालों के कमजोर होने और हेयर फॉल से, तो अब ये सारी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं मैन मैटर्स के DST ब्लॉकिंग शैम्पू से। मर्दों के हेयर फॉल का एक बड़ा कारण है एक्सेसिव DST यानी डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। मर्दों के लिए ही खास तौर पर बनाया गया मैन मैटर्स का यह 2-in-1 शैम्पू इसी DST को स्कैल्प में ब्लॉक करता है, आपके स्कैल्प को साफ करता है और बायोटीन और आर्गन ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट से नरिश भी करता है। इसे सभी मेन इस्तेमाल कर सकते हैं।
मर्दों के शानदार बालों को गिरने और झड़ने से रोकने का यह फर्स्ट स्टेप है। साथ ही अगर आप डैंड्रफ की वजह से हो रही खुजली से परेशान हैं, तो आप मैन मैटर्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कीजिए। इसमें है केटोकोनाजोल, जो क्लिनिकली प्रूवन सबसे इफेक्टिव एंटी फंगल एजेंट है, जो आपके स्कैल्प को ड्राई होकर डैंड्रफ का शिकार होने से बचाता है। मैन मैटर्स के शैम्पू एकदम नेचुरल हैं, ये सिलिकॉन, सल्फेट या पैराबिन से फ्री हैं और इसीलिए इन्हें डेली यूज किया जा सकता है। दोस्तों, मैन मैटर्स पर सिर्फ हेयर्स ही नहीं बल्कि स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलनेस, वेट मैनेजमेंट आदि पर भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैन मैटर्स मर्दों के लिए इंडिया का पहला डिजिटल क्लिनिक है, जहां आप फ्री और कॉन्फिडेंशियल तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक्ने, हेयर फॉल या परफॉर्मेंस इशू का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मैन मैटर्स द्वारा समाधान पाइए। वापिस आते हैं वीडियो पर। राजीव सिंह जी का सवाल है कि क्या किसी एयर रिफ्यूलर और अवाक्स को स्टेल्थी बनाया जा सकता है? फाइटर जेट को हवा में रिफ्यूल करने की काबिलियत वाले एयर टैंकर एयरक्राफ्ट बेहद खास, बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट होते हैं। इसी तरह से बॉर्डर एरियाज के अंदर उड़ते हुए भी 500 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर और इनकमिंग मिसाइल्स को ट्रैक करने वाले एवेक्स एयरक्राफ्ट सबसे महंगे मिलिट्री एसेट्स में आते हैं। इन्हीं स्ट्रेटेजिक एसेट्स को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। दुश्मन देश के फाइटर जेट्स सबसे पहले इन्हीं फोर्स मल्टीप्लायर जेट्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कम से कम 2 फाइटर जेट जरूर इनके साथ उड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये इतने जरूरी एसेट्स हैं, तो इनकी सिक्योरिटी और सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन्हें स्टेल्थी ही क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी नहीं बनाया जा सकता है। भले ही रेडियो वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग से इनका रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े आकार के एरियल टारगेट हैं कि इन्हें दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड रडार्स और फाइटर जेट से छुपाया नहीं जा सकता है। अगर फिर भी इन्हें स्टेल्थी बनाना है, तो इन्हें B2 स्पिरिट बॉम्बर की तरह शुरू से डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे इनकी कीमत 4 to 5 टाइम्स तक बढ़ जाएगी, जो काफी ज्यादा है। स्टेल्थी बनाए गए B2 स्पिरिट बॉम्बर जेट की कीमत $2 बिलियन है। इतने में तो 20 F-35 जेट्स खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों, अब अमेरिका के सामने परेशानी ये आ रही है कि चाइना ने वेरी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स भी डेवलप कर ली हैं, जो बड़े और स्लो मूविंग टारगेट्स जैसे एयर रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकती हैं। तो ऐसे में अमेरिकी फाइटर जेट्स बिना एयर रिफ्यूलिंग के चाइनीज टेरिटरी के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी फ्यूचर में अमेरिका को स्टेल्थी एयर रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्ट बनाने ही पड़ेंगे। वैसे इस समस्या का एक सलूशन अभी भी अमेरिका के पास मौजूद है। यह है MQ-25 स्टिंगरे स्टेल्थी ड्रोन, जो खास तौर पर ऐसे ही होस्टाइल इलाके में बिना डिटेक्ट हुए अमेरिकी फाइटर जेट्स को एरियली रिफ्यूल कर सकता है। दोस्तों, अगला सवाल मेजबाउल सरदार जी का है। उनका सवाल F-36 किंग स्नेक फाइटर जेट को लेकर है। दोस्तों, अमेरिका भले ही दूसरे देशों को F-16 बेच रहा हो, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स अब नए F-16 नहीं खरीद रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े अधिकारी F-16 की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए नॉन स्टेल्थी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अगर बिल्कुल नए फाइटर जेट को शुरू से डेवलप किया जाएगा, तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी। फिर कई वर्षों तक चलने वाले लेंदी ट्रायल्स होंगे, जिनमें एक एक टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जाएगा, तब जाकर नया फाइटर जेट तैयार हो पाएगा। लेकिन अगर काफी कम समय में बिना स्टेल्थ वाला फाइटर जेट बनाना हो, जो सस्ता भी हो, जिसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा हो, तो इसके लिए तो एग्जिस्टिंग प्रूवन प्लेटफॉर्म पर ही एक्सपेरिमेंट करना ठीक रहेगा। इसी को ध्यान में रखकर कुछ अमेरिकी जेट डिजाइनर्स ने मिलकर एक नए जेट का कॉन्सेप्ट सामने रखा है। इसे F-36 या किंग स्नेक का नाम दिया गया है। इसमें एक्सटर्नल विंग पाइलोट्स के अलावा मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे भी मौजूद रहेगी, यानी ये सेमी स्टेल्थी भी रहेगा। F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी ब्लॉक 70/72 के एवोनिक्स व ASA रडार को इसमें लगाया जाएगा।
मौजूदा F-16 से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने के लिए F-22 रैप्टर वाला F-119 इंजन इसमें लगाया जाएगा, जो 156 किलो न्यूटन की मैक्सिमम थ्रस्ट को जनरेट करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए F-36 को सिंगल इंजन का ही रखा जाएगा, जैसा F-16 था, जिसे यह रिप्लेस करेगा। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इस F-36 कॉन्सेप्ट के लिए F-16 के ही एक्सेल वेरिएंट पर फिर से काम किया जा रहा है। F-16 एक्सेल के 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे। इसके विंग्स नॉर्मल F-16 से कहीं ज्यादा बड़े थे, जिस कारण इसे ज्यादा अच्छी लिफ्ट मिलती थी। इसीलिए इसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक थी और इसमें 17 अंडरविंग पाइलोन्स पर ढेर सारी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को लगाया जा सकता था। यानी यह नॉर्मल F-16 से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। हालांकि उस समय अमेरिकी एयरफोर्स ने F-16 एक्सएल की जगह 2 इंजन वाले F-15 को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन अब फिर से वही F-16 एक्सएल ज्यादा बेहतर रडार, एवियोनिक्स, जैमर्स व इंजन के साथ F-36 किंग स्नेक के रूप में सामने आ सकता है। फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस F-36 किंग स्नेक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।